वो चीजें सबसे पहले इसमें कौन सा एग्जीक्यूट होगा? देखो सर, जैसे ही वो इसमें एंटर करा होगा तो हाँ। क्या हुआ होगा कि ये एंटर प्रोसेसिंग चली होगी और फील्ड एक्टिविटी क्रिएट होगी होगी। ठीक है। जब फील्ड एक्टिविटी क्रिएट हुई होगी ना, तो उसी टाइम पे क्या हुआ होगा कि ऑटो ट्रांजिशन ने अपना ट्रांजिशन का रोल स्टार्ट करा होगा कि वो ट्रांजिट करने के लिए उसने कोशिश करी होगी, बट अच्छा। स्टिल वो ट्रांजिट कर नहीं पाया होगा क्योंकि उसको फील्ड एक्टिविटी जो है वो वो अब कंप्लीट। इसमें मिली होगी। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अभी तक इसकी फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट हुई नहीं है। तो हम्म। जैसे ही वो फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, हम्म। तब ऑटो ट्रांजिशन काम करेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। जब वो हम्म। ऑटो ट्रांजिशन काम करेगा, लेट्स से इसने काम करना शुरू करा, तो क्या है कि ये अपना इस स्टेटस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और हम्म। ये भी निकलने की कोशिश करेगा। अब हम्म। इसने देखा कि फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, तो हम्म। ये कर जाएगा, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको कैंसिल स्टेटस में कोई फील्ड एक्टिविटी मिलेगी नहीं। राइट। और जैसे ही ये एग्जिट करेगा ना, तो एग्जिट करने के टाइम पे जो ये एग्जिट प्रोसेसिंग है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हम्म। इसकी सर्विस साइकिल और सर्विस रूट्स हैं वो सब नल सेट हो जाएंगे। ओके। इस तरह से चलेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट या अगला टॉपिक शुरू करें? अच्छा, एक संजय मुझे और पूछना था, प्रीपेड वाले स्मार्ट मीटर में ना, हम्म। जब हम रिकनेक्शन वाली पेमेंट आती है, हाँ जी। तो जैसे रिकनेक्शन के केस में एक तो ऑनलाइन पेमेंट आ सकती है, जैसे बिल्कुल। प्रोसेस से आ गई, हम्म। और कुछ काउंटर से भी है ना पेमेंट उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पेमेंट जैसे सीसीबी में आती है, फिर वो तो रियल टाइम ही चले जाते हैं ना उधर एमडीएम के पास। हाँ, वो रियल टाइम ही चलती है। हाँ, रियल टाइम ही है ना वो तो उस हाँ केस जी। में मतलब वो जैसे ही एमडीएम के पास जाएगी, वो एचसीएस को ट्रिगर कर देगा कि इसको रिकनेक्ट हाँ कर हाँ दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इंटीमेशन जा रहा है स्पेसिफिकली, मतलब सिंपल। हाँ, हाँ हाँ मतलब हाँ। यहाँ से हमारे यहाँ से इंटीमेशन चला जाएगा उसको। एक मतलब वो सर्विस है ना अपनी, एक सर्विस जो उसको हाँ इंटीमेट कर देगी हाँ, कि पेमेंट आ गई है इसकी। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। जी। संजय, हाँ। हाँ जी। हमारे कौन कौन सा केस ऐसे हैं जिसमें बिल साइकिल सर्विस साइकिल अपडेट हो रही हो? स्पेसिफिक बिल साइकिल सर्विस साइकिल जिसमें हो रही हो। अपडेट हो रहा हूँ। हाँ, न्यू कनेक्शन बनता है सर, तब होता है अपडेट। वो तो ऑफ कोर्स हो ही गया, ठीक ठीक है। है। कैटेगरी उसके चेंज हो बाद जाएगा। जब बिल साइकिल और सर्विस साइकिल अपडेट, बिल साइकिल अपडेट वाला केस चलता है तब होती है। ठीक है। एक जब बुक नंबर चेंज होता है तब होती है। ठीक है, चेंज होता यही है। है मेरे ख्याल से, इसके एक अलावा बार नहीं है। एक बार कैटेगरी खोलना चेंज यार। नहीं होगा संजय? हाँ जी। हाँ, कैटेगरी चेंज। कैटेगरी कैटेगरी चेंज और कैटेगरी करेक्शन में भी होता है। अगर मान लो आपकी एचवी से और एलएमबी में आ रहा है या एलएमबी से एचवी में आ रहा है, तो उस हिसाब से आपके बुक नंबर के बेसिस पे वो सर्विस साइकिल अपडेट होता है। एक बार खोलना यार वो कैटेगरी करेक्शन वाला के चेंज वाला केस। कहाँ पे आके चेंज हो रहा है ये? ऑफ साइकिल। चेंज क्या हो रहा है? हाँ, ये बिल साइकिल कहाँ पे जाके चेंज हो रही है? एक्चुअली ना इसमें अमित के पास में बहुत सारे टिकट्स आते हैं, वही जिनका सर्विस शेड्यूल नहीं बनता है ना, सीक्वेंस वगैरह। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में इशू है। सर सब साइकिल तो उसमें भी होता है, पोस्टपेड प्रीपेड वाले में भी चेंज होता है। ये रहा सर। एक- अच्छा, स्टॉप बिल साइकिल एंड सर्विस साइकिल सेट। ओके, सेट सेट बिल साइकिल एंड सर्विस साइकिल। ठीक है। इसमें बस केवल सेट कर रहे हैं ना? हाँ, एक सेट काम होगा करना। ना। हाँ, सुनील, हाँ जी सर। मुजम्मिल, ये वाला नोट कर लो। इस एल्गो को ना एक बार चेक कराना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सीएम बिल। ठीक है। सर ये सर्विस साइकिल और की जो एरर है सर्विस साइकिल की, ये ज्यादातर उस वजह से आ जाती है कि जब जो है एचबी कंज्यूमर है और एसबीएम एस्पेक्ट और एसबीएम कस्टमर
शोभित, तो आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। शोभित, अच्छा। हाँ सर, हाँ एक बार अब आ रही फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। सर। एरर है ये कनेक्शन केस में तब आ जाती है ज्यादातर जब एचपी का होता है और उसने इंस्टेंट और एसबीआई अकाउंट पे, तो ऐसे एरर ये शो करती है बिल सर्विस साइकिल की। शोभित, जो भी कह रहे हो ना आप एक बार टाइप कर दो, समझ में आया नहीं मुझे, शायद नहीं है, बाकी लोगों को अगर आया हो तो। नहीं आया सर, नहीं हाँ आवाज आ हाँ, रही है आपकी, मतलब हाँ शोभित आवाज टीचर। आ रही है पीछे से ज्यादा आपके ना। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, अब आ रही है सर आवाज। हाँ भाई। अब थोड़ा क्लियर। करेक्शन केस में जहां पर एचबी कंज्यूमर होता है तो यूजर एसबीएम एस्टेक्ट या एसबीएम कस्टमर की केयर ऐड कर देता है, तो इस वजह से बिल सर्विस साइकिल की एरर शो करती है केस कंप्लीशन में। अच्छा, बिल्कुल करेगी भाई, बिल्कुल करेगी। सीएम ऑडिट सी जो अगर तुम देख रहे हो, सर्विस साइकिल बिल साइकिल वाली जो एल्गोरिदम अभी मैंने दिखाई है, तो ये तुम्हारा इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को भी चेक करती है और सेट कराती है अकाउंट केयर में। तो इस वजह से अगर, हाँ बोलो। यही रीजन है सर इसमें सर्विस साइकिल का एरर का जो आता है। अच्छा, हाँ तो वो अभी सुनील और ये लोग जब करेंगे इसको तो देख लेना भाई क्या क्या उसमें आ रहा है। ठीक है। ठीक है सर, देख लेंगे, नोट कर हाँ, लिया। हाँ और कुछ? संजय, हाँ जी। ये फाइनेंशियल में जाने के बाद ही है ना WMCR? हाँ, फाइनेंशियल में ही WMCR आ रही है। ये शायद हम लोग ये स्क्रीन व्यू नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं देख पाएंगे सर, एप्लीकेशन सपोर्ट पे नहीं होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। चले फिर आगे बढ़े आगे। हाँ हाँ ठीक है। ओके, तो क्या कवर करना है फिर अब? ये सारा तो हो गया। पंकज की डिमांड। जी सर, मैं डिमांड ही पूरी कर रहा हूँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ क्या टॉपिक कवर करना है। नहीं तो पंकज की कुछ डिमांड थी अभी। ये तो करा चुका हूँ मैं, ये वाला पार्ट ना, कॉन्फ़िगरेशन में कैश केस टाइप और एल्गोरिदम। हाँ हाँ लेकिन ना संजय, ये हमें ना कॉन्फ़िगरेशन वाला एक बार फिर से देखेंगे, मतलब 2-3 के बाद सब सारा करेंगे, क्योंकि दिनेश भी कह रहे थे कल ओके ओके। इन सबके साथ ही ना। हम्म। तो एक काम करते हैं फिर, आज ना बिलिंग कर लेते हैं। बिलिंग का जो बिल टाइप्स हैं वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, और बिल जनरेशन का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ, हाँ ताकि हाँ, फिर मतलब नेक्स्ट टाइम से ना, मंडे से यहाँ पे हम रेट्स रेट्स और पे इन आते सब हैं। पे पहुंच जाएंगे। फिर वो कॉन्फ़िगरेबल पार्ट ही होगा सारा। अच्छा, ये भी मैं बता चुका हूँ, झटपट कनेक्शन में टेबल्स वैलिडेशन कैसे करनी है, फील्ड ऐड करनी है, हाँ एडिशन हाँ हाँ। कैटेगरी, और ये सारी चीजें ये हो चुकी हैं कवर हमारी। मोबाइल बिलिंग तो, मोबाइल बिलिंग में कुछ मोबाइल बिलिंग में मैं ये विरल क्लियर सर कर ज्यादा दूंगा अच्छे बाकी। से बता पाएंगे। हाँ बाकी अमित कहाँ है? अमित अंकित, हमारा महारथी। हम्म। अच्छा, इसमें ना हाँ सर। स्मार्ट मीटर वाले में एक कैलेंडर हमें वो करना पड़ता है कॉन्फ़िगर। तो वो कैलेंडर बता देता हूँ क्या है। एडमिन मेन्यू से जब जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है वर्क कैलेंडर करके। ठीक है, यहाँ पे ना हमारे एक 2020 के उससे एक कैलेंडर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ नहीं है, उसमें होगा 65। हाँ WMCR। तरुण,
इसमें ना ये कैलेंडर बना हुआ है और इस कैलेंडर के बेसिस पे ही हम ये अलाउ करते हैं यूजर को कि जो हमारी डिस्कनेक्शन यूआई है वो उस पर्टिकुलर डे पे काम करेगी या नहीं करेगी। सॉरी, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसे हॉलीडे डेट और हॉलीडे नाम, हॉलीडे नेम जो है इस तरह से हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो आप लोग जो है जो भी नया कैलेंडर आएगा 2021 का, वो इसी कैलेंडर में डालोगे। ऐसा नहीं है कि नया वर्क कैलेंडर बना दोगे, क्योंकि वर्क कैलेंडर अगर अलग बना दिया तो वो हमें कोड में चेंज करना पड़ जाएगा। तो आप जो भी करोगे इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेना, यूपीपीसीएल वर्क कैलेंडर की जगह इसको रख देना वर्क कैलेंडर फॉर डिस्कनेक्शन यूआई, स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन यूआई, और इसी कैलेंडर में आपको ऐड करते हुए जाना है वो, ठीक है। तो वर्क कैलेंडर नेम तो यही रहेगा ना संजय, हाँ, नेम यूपीपीसीएल यही का? रहेगा, अच्छा जो अच्छा। कोड है वर्क कैलेंडर कोड वो वही रहेगा, बस तो डिस्क्रिप्शन आप डुप्लीकेट, चेंज कर देना। संजय डुप्लीकेट नहीं होगा उस केस में ये? वर्क कैलेंडर डुप्लीकेट नेम अगर सेम सेम नहीं नहीं कोड नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कोड आपको अलग से नहीं बनाना है, आपको इसी में अच्छा ऐड अच्छा, करना। हाँ ओके ओके। क्योंकि एक से ज्यादा होगा सर तो कोड को भी मल्टीपल मिलेगा ना, तो आई हाँ, थिंक। पहली बात तो वो सेम उसमें बनाने ही नहीं देगा, हम्म। ठीक है। हाँ वही वही वही। हाँ पहले तो वो बनाना ही नहीं देगा। सही है। तो ये वाला स्मार्ट मीटर वाला भी पार्ट हो चुका है हमारा। तो हम जो भी हमारा था उससे काफी आगे चल रहे हैं हम, उससे काफी आगे, ताकि लास्ट में थोड़ा टाइम मिल जाएगा और अगर कुछ डिस्कस करना हुआ तो उसके बेसिस पे बता देते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम 11 तक ही क्लोज कर देंगे, ताकि एक हफ्ता अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ भी करना हो तो वो कर लेंगे फिर उस हिसाब से। अच्छा, बिलिंग शुरू करें फिर अब? करो शुरू। ओके, तो बिलिंग में सबसे पहले आते हैं कि बिल क्या होता है, बिल हम क्यों बनाते हैं, किस बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। और जब बिल बनता है तो कैसे क्या क्या चीजें क्रिएट होती हैं, जब बिल कंप्लीट होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें बिलिंग में बताना है, ठीक है। बिल कितने टाइप्स के हैं, किस बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज कर रखा है, क्या क्या सीसीबी में देख के हमें पता चलेगा कि ये बिल जो है इस टाइप का है, ये बिल इस टाइप का है। तो ये सारी चीजें हमें बिलिंग में सीखना है। अच्छा, सबसे पहले तो आते हैं कि बिल क्या है, ठीक है। बिल बेसिकली आपका जो भी आपने सर्विस जो ली है किसी भी यूटिलिटी से, ठीक है, जो भी आपने सर्विसेज यूटिलाइज करी हैं, तो उन सब का जो भी आपका उसके अगेंस्ट, जो भी एज पर सर्विस एग्रीमेंट, जो भी उस सर्विस के अगेंस्ट जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर जो होंगी, ठीक है, तो उनमें से एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपकी बिल, जिसमें कि आपका अमाउंट उतना जो है डेबिट हो जाता है अकाउंट में उस सर्विस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो है आपका बिल। अब बिल में क्या क्या चीजें होती हैं, बिल में आता है एक बिल सेगमेंट। बिल सेगमेंट क्या होता है और किस बेसिस पे बनता है? बिल सेगमेंट आपका सर्विस एग्रीमेंट टाइप के बेसिस पे बनता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, याद हो तो, जो संजय दो एसे मिनट होल्ड टाइप। करना, संजय 2 मिनट होल्ड करना। हाँ जी, हाँ जी। संजय वो पैच तो नहीं दिया ना अभी? नहीं, अभी नहीं दिया सर।
हाँ शुरू करो। शुरू कर देना आप वंज है। जी सर जी। तो हम बात कर रहे थे बिल सेगमेंट की। बिल सेगमेंट बेसिकली आपका सर्विस एग्रीमेंट टाइप के बेसिस पे बनता है, जिसमें आप बिलिंग जो आपका टैब है उसमें आप डिफाइन करते हो कि वो पर्टिकुलर सर्विस एग्रीमेंट बिलिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और अगर बिलिंग के लिए एलिजिबल है तो किस बिल सेगमेंट टाइप के बेसिस पे हम लोग उस पर्टिकुलर सर्विस एग्रीमेंट के लिए बिल को बनाएंगे। ठीक है, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं वो चीज। इसमें जब आप ये बिल सेगमेंट टाइप ओपन करोगे, पहले तो आपको डिफाइन करना है कि ये एलिजिबल है बिलिंग के लिए या नहीं है। फिर आपको डिफाइन करना है कि उस कौन से बिल सेगमेंट टाइप के बेसिस पे वो बिलिंग होगी। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, इसमें रेट्स भी डिफाइन करोगे, जिन रेट्स के बेसिस पे आपका बिल कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस रेट्स में अब अंदर चल के हमारे बिल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, रेट कंपोनेंट्स, रेट शेड्यूल, रेट वर्जन, ये सब चीजें डिफाइन होती हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, उसका मीटर टाइप डिफाइन होता है, ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो उसका अपना एक अलग चीजें हैं, वो मैं रेट्स में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे इसके लिए। तो रेट्स में वो सारी चीजें कवर मैं करूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिलिंग की। तो जब भी कभी कोई ऐसे जो है बिलिंग के लिए एलिजिबल होता है, तो बिल कैलकुलेट कैसे करें। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो आपको सिर्फ इतना पता है, जो लास्ट टाइम भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था, कि आपने मीटर रीड डाली, मीटर रीड डालने के बाद आपने बिल प्लस किया और एक बिल बन गया। लेकिन उस बिल के बनने में क्या क्या प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे वो प्रोसेस चला, तो वो सब आपको अ, अभी मेरे को एक्सप्लेन करना है कि कैसे हुआ। तो अगर आप इस पीपीटी में देखोगे, तो सबसे पहले क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं बिल पीरियड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि बिल का स्टार्ट, बिल बिल सेगमेंट की स्टार्ट डेट और बिल सेगमेंट की एंड डेट क्या होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी डेट हम डाल रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम बिल कोई बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दो डेट्स आती हैं, कट ऑफ डेट आती है, एक अकाउंटिंग डेट आती है। कट ऑफ डेट आपकी होती है जिस डेट में आपको बिलिंग करनी है, मतलब जिस डेट तक आपको बिलिंग करनी है। ठीक है, जिस डेट के आपके सिस्टम में मीटर रीड्स हैं, आप वो एज अ कट ऑफ डेट आ जाती है। सेकंड होता है आपका अकाउंटिंग डेट। अकाउंटिंग डेट होती है जिस दिन आप उसकी बिलिंग कर रहे हो। ठीक है, दोनों डेट्स में डिफरेंस समझ आया क्या है, कट ऑफ डेट और अकाउंटिंग डेट। कट ऑफ जिस डेट में आपकी रीड्स हैं और जहां तक आपको बिल बनाना है, जिस डेट तक आपको बिल बनाना है। और अकाउंटिंग डेट वो है जिस दिन आप बिल बना रहे हो, वो आपकी अकाउंटिंग डेट है। तो मोस्टली केसेस में, मोस्टली क्या, हर केस में जो आपकी अकाउंटिंग डेट होती है वो आपकी करंट डेट होती है, क्योंकि आप करंट डेट में उसको बना रहे हो बिल को। और कट ऑफ डेट आपकी होती है एज पर योर मीटर रीड डेट। ठीक है, उसके बाद जब आपने वो डेट डाल दी, तो बेसिकली सिस्टम को क्या मिल गया, सिस्टम को मिल गया कि कितने टाइम पीरियड का बिल बनेगा। वो क्या करेगा, बेसिकली आपकी जो लास्ट मीटर रीड है, जो कि यूज जो यूज ऑन बिल थी, उससे लेके और अभी तक का। ठीक है, जिस पे बिलिंग हो चुकी है, यानी कि जो लास्ट बिल सेगमेंट की एंड डेट थी वहां से, और जो अभी जो तुमने कट ऑफ डेट डाली है, वहां तक का बिल पीरियड उसको मिल गया। ठीक है, अब बिल पीरियड मिलने के बाद, अब यहाँ पे ये भी ओपन कर लेते हैं एक बार, पीसेक टाइप। ठीक है, तो यहां से
आपका क्या हुआ, वो बिल पीरियड आ गया। बिल पीरियड के बाद फिर क्या है, फाइंड रीड्स। अब रीड्स निकालेंगे वो, कि उसकी स्टार्ट रीड और एंड रीड क्या है, ठीक है। और अगर उस पे एस्टिमेशन होना है, ठीक है, तो एस्टिमेशन किस बेसिस पे होना है, उस बेसिस पे रीड्स को कैलकुलेट करना और सिस्टम में एंटर कराना। ये काम हो गया फाइंड रीड्स का। क्लियर है? दो तरीके से हमारी चीजें आ गई। या तो हम जो है मीटर रीड हमारी मिल रही है हमें, तो हमने क्या किया, उसी मीटर रीड पे जो है बिलिंग कर दी। या फिर सेकंड क्या हो सकता है कि हमारी कोई रीड अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, लेकिन हमें बिलिंग करनी है। अगर बिलिंग करनी है तो इसका मतलब क्या है, हमें उसको सिस्टम एस्टिमेट पे बिलिंग जाके करनी है। अब कैसे होता है ये चीज? आपने बिल साइकिल, इस बिल साइकिल के लिए आपने विंडो की स्टार्ट डेट ये डाली, एंड डेट ये डाली, और अकाउंटिंग डेट ये डाली, एस्टिमेशन डेट ये डाली, और फ्रीज और कंप्लीट फ्लैग को कर दिया यस। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप बिलिंग करोगे, जब भी बिलिंग बैच चलेगा, तो वो क्या करेगा, वो इस डेट से इस डेट तक की बिलिंग को मतलब ये उसकी स्टार्ट डेट होगी, ये उसकी एंड डेट होगी। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी रीड्स उसको मिलेंगी, वो उस पे बिलिंग करेगा। दूसरा, अकाउंटिंग डेट, यानी कि बिल की जो अकाउंटिंग डेट आएगी वो क्या आएगी, कहां तक की वो हो सकती है, तो वो 31/5/2020 उसकी होगी। फिर आता है एस्टिमेट डेट। जो ये आप एस्टिमेट डेट यहाँ पे डालते हो, इसी दिन का एस्टिमेशन सिस्टम कैलकुलेट करेगा। अगर आप इसको फ्यूचर डेट डाल दोगे, तो आपकी जो करंट की जो बिलिंग है, ठीक है, जिसकी अकाउंटिंग डेट आज की डेट में आएगी, उसका एस्टिमेशन जो बनेगा वो फ्यूचर में बन जाएगा। तो बेसिकली जो एस्टिमेशन रीड्स जो कैलकुलेट होती हैं, वो इस रीड के बेसिस पे होती हैं। क्लियर है? अब आते हैं फाइंड आइटम्स। संजय, हाँ जी। वो वाली स्क्रीन खोलना दोबारा, सीसीबी वाले। इसमें जैसे 31/5 एस्टिमेशन डेट है, हम्म। अगर मैं बैच 31 के बाद चलाता हूँ, हम्म। तो जैसे अभी ये मई में है, जून में चलाता हूँ, तो हम्म। ये कट ऑफ डेट, अगर ये सारी चीजें रखता हूँ तो इन्हीं चीजों को रखेगा ना वो कट ऑफ डेट वगैरह तो। कट ऑफ डेट? नहीं सॉरी, ये स्टार्ट डेट एंड डेट तो ये होगी। एस्टिमेट मतलब इसी डेट पे करेगा ना, 31/5 पे, अगर जो मैं जून में भी चलाता हूँ इसको। बिल्कुल, लेकिन उसमें आपको जो विंडो स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो चेंज करनी पड़ेगी, वो आपको जून के हिसाब से डालनी पड़ेगी। जून में लेके जानी पड़ेगी। हाँ और जी। फिर अकाउंटिंग डेट क्या आएगी उसकी, अगर जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग डेट जो भी आप यहाँ पे डालोगे उसी डेट में आएगी। वो ही आएगी, हाँ मतलब जी। वो करंट डेट तो नहीं उठाएगा ना फिर। नहीं, बैच नहीं उठाएगा इस तरह से। बैच नहीं उठाएगा, बस जो यहाँ पे है वैल्यूज वो उठाएगा बैच। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका फर्स्ट वाला डिटरमाइन पीरियड हो गया, पता चल गया कैसे आया। फिर फाइंड संजय, रीड्स में। एक जी। क्वेश्चन मेरा था इसमें, अगर जी सर जी। मैं इसमें ये तो हम हर महीने क्रिएट करते हैं ना विंडो, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जो हम मंथ एंड पे वो भेजते हैं ना, क्रिएट हाँ करने जी के हाँ लिए जी हाँ रीड जी। शेड्यूल। क्योंकि सर जब तक आप ये स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है, हाँ हाँ, तो हमें समझ गया तब बिलिंग तक नहीं होगी। अगर ये बिलिंग एक्सपायर नहीं हो गया और होगी। हमने एक्सटेंड नहीं की तो बिलिंग बंद हो जाएगी, बिल्कुल जनरेट ही नहीं बिल्कुल होगा बिल। बिल्कुल। इसको हम एक बार फ्यूचर में क्रिएट नहीं कर सकते थे, मतलब 5-6 बिल्कुल साल का कर एक बार सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर हम हर महीने क्यों करते हैं इसको? वो इसलिए करते हैं सर, अगर मान लो आपने फ्यूचर में कर दिया, ठीक है, फ्यूचर में करने के बाद सिस्टम क्या करेगा, अगर मान लो आपने जो एस्टिमेशन डेट है वो लेटेस्ट वाली एस्टिमेट डेट उठाएगा। हम्म। अगर फ्यूचर में आपने कर रखा होगा तो वो उस पर कैलकुलेट करेगा फिर। नहीं, जैसे मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में ना फ्यूचर का पड़ा होता है 5-5 6-6 साल का, हो सकता है 2025 तक की भी विंडो साइकिल बनी होती है, विंडो स्टार्ट डेट एंड डेट। तो वहां तो जैसे जैसे बिलिंग आती रहती है मंथली, वैसे वैसे होती रहती है उसी विंडो साइकिल में। नहीं, वहाँ बैच में बिलिंग नहीं होती ना। नहीं, बैच में तो बिलिंग है वहाँ। हाँ, बैच में कहाँ कर रहे हो बिलिंग? बिलिंग आप कहाँ वो करते हो आप मंथ एंड पे रिफ्रेश वगैरह? कर सकते हैं सर, सर कर सकते हैं।
कर सकते हैं ना उसको। हाँ हो सकता है। हाँ। उसमें क्या होगा, उसमें जो आपकी वो होगी ना, जो भी अकाउंटिंग डेट है या जो भी आपकी विंडो स्टार्ट डेट और एंड डेट हाँ, होगी, वो अकॉर्डिंगली तो विंडो स्टार्ट उसके के इसके रेस्पेक्ट हिसाब में से हो जो भी जाएगी। एस्टिमेशन डेट होगी उसको उठाएगा, फिर वो कर सकते हैं, पॉसिबल है। रह सकती है हाँ जी, मतलब फ्यूचर की, अभी से मतलब 10 साल, जैसे अभी अवनीश ने बोला हाँ कि कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। उस केस में वो फिर जो है उस मंथ के लिए ही उठाएगा, नेक्स्ट मंथ को कंसीडर वो नहीं करेगा फ्यूचर की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो किस तरह से करता है? वो सर इसके स्टार्ट डेट और एंड डेट उठाएगा ना। अगर मान लो आपका इस पर्टिकुलर विंडो स्टार्ट डेट में, इस पर्टिकुलर एंड डेट में, अगर मान लो अकाउंटिंग डेट आपने ये डाली है, ठीक है, बैच सबमिट करते हुए आपने इसके टाइम पीरियड की अकाउंटिंग डेट डाली है, तो उस बेसिस पे वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि विंडो की स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है, और उसी के बेसिस पे जो एस्टिमेशन डेट होगी उसको उठाएगा और उसी में एस्टिमेशन कैलकुलेट करेगा, उसी डेट पे। तो ये संजय, ये बेस के बैच में ही होगा ना फिर ये तो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका मतलब मतलब संजय ये हुआ कि जो ये लॉजिक बैच बता रहा है ये तो उसी में होगा ना, बेस के बैच में? क्या कह रहे हो सर? जैसे जो ये लॉजिक बता रहा है ना, तो कि मतलब हाँ जैसे हाँ इस डेट को देखेगा, इस डेट को देखेगा और अकाउंटिंग डेट हाँ, चेक वो बेस के बैच में ही है सर, वो बेस बेस के बैच। बैच। हाँ हाँ। ठीक क्या ठीक। कह रहे हो फिर सर? बैच बिजनेस डेट का फिर इसमें सिग्निफिकेंस है? हाँ हाँ ठीक है संजय। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या हुआ कि हमें डिटरमाइन हो गया पीरियड, मतलब बिल पीरियड पता चल गया, मीटर रीड्स आ गई। मीटर रीड के बाद हम आइटम्स भी फाइंड करते हैं, मतलब अगर उस सर्विस पॉइंट से कोई बेस्ड या अनबेस्ड अगर कोई आइटम है तो उसको भी हम सर्च करते हैं, अगर कोई मिलता है, क्योंकि हमारा जो एक रेट कंपोनेंट है जो आइटम बेस्ड भी होता है, तो उस पे ना आइटम के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कराते हैं, इसलिए हमें ये जरूरी है कि जब हम मीटर रीड्स ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आइटम्स भी हम कैलकुलेट करके रखें, मतलब उनको भी कंसिडरेशन में रखें, ताकि जब बिलिंग हो तो वो आइटम्स के बेसिस पे भी हम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ पे सोलर एक वो होता है, सोलर हीटर रिबेट, जो सोलर रिबेट जो मिलती है, ठीक है, तो वो एक कैर के बेसिस पे मिलती है, या फिर अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर रिबेट की, तो वो हमें मिलती है एक पीएफ, वो होता है वेदर द शंट कैपेसिटर इंस्टॉल्ड और नॉट ऑन सर्विस पॉइंट। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर मान लो वो जो शंट कैपेसिटर हमने जो एज अ कैरेक्टरिस्टिक यूज करा है, उसको हम एज कैरेक्टरिस्टिक यूज ना करके उसको अगर हम एज एन आइटम यूज करते हैं शंट कैपेसिटर, तो उस केस में क्या होता, उस केस में हमने उस आइटम को भी कंसीडर करना पड़ता, ताकि हम उसके बेसिस पे जो भी रिबेट है या जो भी आगे की कैलकुलेशन है वो हम कर पाए। क्लियर है? नहीं नहीं संजय, क्लियर नहीं हुआ। ये जो बताया था ना अभी शंट कैपेसिटर, इसको हाँ कैसे हम बिलिंग में लेके आएंगे, कैसे कंसिडर करेंगे? सर, पहले देखो कैर नहीं इसमें है, क्या होगा कैर कि नहीं है। अगर मान लो आपने क्या किया, आपने कोई एक आइटम शंट कैपेसिटर को एज एन आइटम डिफाइन कर दिया सिस्टम में, ठीक ठीक है, है, आइटम डिफाइन और कर दिया। उस आइटम को आपने सर्विस पॉइंट पे लिंक करा दिया, ठीक है। ठीक है। अब क्या होगा और वो कि अनबायस्ड टाइप का होगा ये जो शंट हाँ हाँ कैपेसिटर हाँ होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपने जो है ये चीज कर दिया कि जब आप उस पर्टिकुलर आइटम को जब सर्च कर रहे हो, मतलब सिस्टम में अगर वो आइटम है उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, तो आप उसको रिबेट दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे। अच्छा, ये तो एज गुड है, जैसे हुआ जैसे मैं पहले कैर चेक करूंगा उसके बाद में रिबेट दूंगा। अब बिल्कुल, यहाँ क्या होगा, मैं पहले आइटम चेक करूंगा, आइटम चेक करो, अनबायस्ड टाइप का आइटम होगा, उसके बाद में रिबेट कैलकुलेट करूंगा। बिल्कुल, ठीक है। ठीक तो है, आपने उस बेसिस पे क्या किया, आइटम को भी फाइंड कर लिया। अब जब आइटम को ये फाइंड। चीजें आपके पास आ गई जिस बेसिस पे आपको बिलिंग करनी है, ठीक है, हम्म। जब ये सारी चीजें आपके पास आ गई, फिर आप क्या करोगे, सर्विस क्वांटिटी को बनाओगे, बिल्ड करोगे सर्विस क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि सर्विस क्वांटिटी में ही हमारा जो बेस लॉजिक है रेट्स के लिए वो इम्प्लीमेंट होता है, कि आप किस बेसिस पे कौन सी सर्विस क्वांटिटीज पे आप बिलिंग करना चाहते हो। तो जो भी हमारी सर्विस क्वांटिटी हम रेट शेड्यूल में डिफाइन करते हैं, उन सारी सर्विस क्वांटिटीज की वैल्यू कैलकुलेट होती है।
अगर आपने बिल सेगमेंट ओपन करा होगा तो उसमें एक एसक्यू डिटेल्स का आता है, ठीक है, और वो बहुत सारी एसक्यू डिटेल्स होती हैं, देखा है ना? हाँ समझे। हम्म, हाँ देखा तो है संजय, लेकिन एक बार दिखा दो। हाँ हाँ मैं दिखा हाँ अच्छा संजय, जो जो आइटम वाला है, ये आइटम के बेस पे रेट भी लग सकते हैं ना टैरिफ में, मतलब कि ये अगर जो ये आइटम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ आइटम उसी के लिए होता हाँ बिल्कुल, यही तो पर्पज था कि सर्विस पॉइंट पे भी वो ऐड करना है। हाँ। है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका लास्ट बिल मैं ओपन कर लेता हूं। इसके बिल सेगमेंट में जो एसक्यू डिटेल्स आती हैं, इन एसक्यू डिटेल्स को देखो। ठीक है, ये सारी एसक्यू डिटेल्स हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारी सर्विस क्वांटिटीज हैं, क्या सारी सर्विस क्वांटिटीज पे आप बिलिंग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी सारी सर्विस क्वांटिटीज क्रिएट हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपने इन सारी सर्विस क्वांटिटीज को डिफाइन किया है रेट शेड्यूल पे। हम्म ठीक है, एक मिनट रुकना। हेलो, 6500 इंस्टेंस, नहीं 94 पे कर लो, 94 पे, हाँ 94 पे कर लो। हाँ 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 पक्का 94। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, एक ये वाला रेट शेड्यूल ओपन कर लेता हूँ। यार देखो, अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा हो कि कहीं खिचड़ी बन रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो बता देना, क्योंकि एक चीज समझ नहीं आई तो आगे उसके फिर कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है संजय। और होपफुली अब आप लोगों का बिल जनरेट क्यों कैसे होता है वो आंसर चेंज हो जाना चाहिए इसके बाद। ये देखो, ये जितने भी सर्विस क्वांटिटीज आपको दिख रही है ना, ये हम डिफाइन करते हैं रेट शेड्यूल के सर्विस क्वांटिटी रूल्स में। तो ये जितने भी रूल्स है ना, इन सब की वैल्यू आपको दिखेगी इस बिल सेगमेंट के एसक्यू डिटेल्स में। तो इसी को कहते हैं सर्विस क्वांटिटी को बिल्ड करना। जब ये सब बन जाती हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, फिर रेट अप्लाई होता है, यानी कि अब बारी आती है रेट कंपोनेंट्स की। ठीक है, रेट कंपोनेंट में जो जो रेट कंपोनेंट एलिजिबल होगा वो सारे रेट्स अप्लाई हो जाएंगे। रेट्स अप्लाई होने के बाद फिर कैलकुलेट होंगी लाइंस, यानी कि कुछ ऐसे भी रेट कंपोनेंट्स होंगे जो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, कुछ को हमें बिल में प्रिंट कराना है, कुछ को हमें प्रिंट नहीं कराना है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद जो कैल जो लाइंस होती हैं, कैलकुलेशन लाइंस, ठीक है, बिल सेगमेंट की कैलसी लाइंस जिसे हम बोलते हैं, वो वो कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, यानी कि एसक्यू डिटेल बनने के बाद फिर हमारा आता है कैलकुलेशन लाइंस, ये कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, ये जब लाइंस क्रिएट हुई, तो लाइंस क्रिएट होने के बाद फिर बनती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जनरेट होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि एफटीज, ये जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कोड के बेसिस पे अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बिल जनरेशन की, बिल कैलकुलेशन की, तो वो ना बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होता है जिस सीक्वेंस में आपको ये टैब्स दिख रहे हैं। ठीक है, पहले जो भी पीरियड है वो कैलकुलेट हुआ, फिर आपकी रीड्स कैलकुलेट हुई,
फिर आपका आइटम फाइंड हुए, फिर एसक्यू बिल्ट हुई, फिर कैलकुलेशन, फिर जो है रेट्स अप्लाई हुआ, और फिर उस रेट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन लाइन बनी, और कैलकुलेशन लाइन के बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनी। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनी। ठीक है, उसके बाद बिल सेगमेंट के मैसेजेस इसके साथ अटैच होते हैं, तो वो आता है आपका कंप्लीट वाले उसमें। ये फ्रीजेबल में नहीं, अब क्या है आपका जो बिल सेगमेंट है वो फ्रीजेबल स्टेट में आ गया। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जब एक बिल सेगमेंट क्रिएट होता है। क्लियर है? शोभित, राहुल, प्रमोद? हाँ सर, हाँ क्लियर जी है। सर, सुनते हैं सर। सुनने से काम नहीं चलेगा, समझ आया नहीं आया? हाँ सर, समझ रहे हैं सर। हाँ, नहीं तो राहुल, अब फिर ये मत बोलना कि मुझे ये बिल की कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही। ये बिल की कैलकुलेशन का ही है लॉजिक। कैसे ऐसे हम चेक कर सकते अच्छा। हैं किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी लाइन आइटम को। और आगे जब मैं हाँ जी। पूछूंगा कि बिल कैसे बनता है, तो मेरे को ना प्लीज वो मत बोलना कि मीटर रीड डालो और बिल बना दो, बिल प्लस करके जनरेट पे क्लिक कर दो और बस बन जाएगा बिल। तो वो चीज मत, वो जवाब मत देना आज के बाद। ठीक है? अच्छा ठीक है। संजय, हाँ जी। इसमें जो बिल्ड एसक्यू है, ये मतलब हर एक जैसे बिल सेगमेंट के लिए ये जेनरिक ही रहती हैं अपने सिस्टम में, या फिर मतलब ये भी वो मतलब जैसे बिल सेगमेंट टाइप के बेसिस पे अलग अलग भी होते देखो सर, आप क्या करते हो, आप हर एक रेट शेड्यूल में उस रेट शेड्यूल के बेसिस पे एसक्यू रूल्स डिफाइन करते हो। हैं? राइट। ठीक है, और हम्म। उसी रेट्स शेड्यूल के बेसिस पे आपके एसक्यू बिल्ट होती। हाँ। ठीक है, और जो एसक्यू जो ये हमारा रेट शेड्यूल है, ये आपका डिटैच होता है, उसके साथ अटैच होता है बिल एसे टाइप के ऐसे साथ। टाइप। हाँ। ठीक है, एसे टाइप जो है वो डिफाइन है कैटेगरी वाइज, हाँ सप्लाई टाइप वाइज। ठीक ठीक है, है। तो बेसिकली क्या है, जो एसक्यू रूल्स बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस लॉजिक है, जो आपकी कैटेगरीज हैं, उनके हाँ। बेसिस पे कैलकुलेट हो रहे हैं। ओके। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिसमें आपकी स्लैब जो है वो 0 से 100, 100 से 300, 300 से 500, 500 से अबव ये हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें 0 से 1000, 1000 से अबव। कुछ ऐसे हैं जिसमें स्लैब्स ही नहीं है। कुछ हाँ ऐसे हाँ। हैं जिसमें जो है टोड कैलकुलेशन हो रही है। तो उन हम्म। सब के लिए अलग अलग है। अलग अलग, ठीक है। ठीक है, उसके लिए कभी कॉमन नहीं होगा। ठीक। तो संजय, मैं ये समझा इसमें, जैसे ये आ गए थे ना फाइंड आइटम के बाद। हाँ जी, एक बार वो, हाँ, फाइंड आइटम के बाद बीच में फिर ये सिस्टम क्या करेगा, एसे टाइप को पकड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उस एसेट टाइप पे कौन कौन से एसक्यू सर्विस क्वांटिटी मैप्ड है या एप्लीकेबल है, फिर वो उनको पिक करेगा। सर देखो, ऐसे तो वो यहीं पकड़ लेता है, जब वो अच्छा डिटरमाइन बिल पीरियड कर रहा है तभी उसने सर्विस एग्रीमेंट टाइप को अच्छा, पकड़ तभी लिया। पकड़ लिया। अच्छा, तभी पकड़ क्योंकि लिया। वो उस सर्विस एग्रीमेंट टाइप के जो लास्ट बिल है, जो लास्ट कंप्लीटेड बिल है, फ्रोजन स्टेटस में जो बिल सेगमेंट है, उसकी हम्म, जो एंड रीड है, वहां से उसने बिल पीरियड कैलकुलेट कराना शुरू करा, और अब जो आपने कट ऑफ डेट डाली है वहां तक वो आया। ठीक है। फिर जब रीड्स वो फाइंड करेगा, तो रीड्स फाइंड करने के लिए उसको सर्विस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो हम्म, सर्विस पॉइंट पे भी आप उस सर्विस एग्रीमेंट के जो SCSP टैब है वहां से आप जाओगे। हम्म। इसी तरह आप आइटम फाइंड करोगे तो वो सर्विस पॉइंट पे आइटम। मिलेगा, तो वो इसी तरह जाएगा। फिर बिल टेस्ट होना है तो बिल टेस्ट में वो क्या करेगा, रेट्स पे जाएगा। रेट्स कहाँ मिलेगा? एसए टाइप पे मिलेगा। एसए टाइप पे जो एसक्यूज क्रिएट हो रहा है वहां से वो रेट्स में जाएगा, और जो एसक्यूज होंगी उनको बिल्ड करेगा। उसके बाद अप्लाई रेट करना है तो वो उस रेट शेड्यूल के जो लेटेस्ट रेट वर्जन है, उस लेटेस्ट हाँ, रेट वर्जन के हर एक कंपोनेंट्स में जाएगा। फिर जब कैलकुलेट लाइन करनी होगी तो जो रेट कंपोनेंट्स हैं उनमें वो ये चेक करेगा कि हमें किन किन कंपोनेंट्स की जो कैलकुलेशन लाइंस हैं वो क्रिएट करनी है, किन की नहीं करनी है। तो इसका अच्छा। मतलब वो फिर रेट कंपोनेंट्स पे गया। फिर जनरेट एफटी जब करेगा तो जनरेट एफटी आपका डिपेंड करता है उस पे। एक मिनट सर। हाँ, तो जब वो जनरेट एफटी करेगा तो वो आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोड के बेसिस पे जनरेट। जो आप रेट कंपोनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन कोड में आप जो जीएल कोड होता है, हाँ, जीएल ठीक कोड है, तक डालते हैं, जीएल राइट। हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वहां पे जो आप डिफाइन करते हो उसके बेसिस पे फिर आपका वो बिल जो है फ्रीजेबल स्टेट में आ जाता है। हम्म।
ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा, ये तो प्रिंट वाला ऑप्शन था, वो तो ऑप्शन आता ही है उसमें, प्रिंट चेक करते हैं ना उसमें। हाँ ये जी कहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से कैलकुलेशन लाइन आइटम क्रिएट करनी है? सर, ये प्रिंट वाला जो आपका ऑप्शन होता है ना, हाँ। वही होता है कैलकुलेट लाइन का। अच्छा, जो प्रिंट पे क्लिक कर दिया हाँ हाँ, उसी उसी लाइन मतलब आइटम को बिल कैलकुलेट सेगमेंट करेगा। में आपको कौन कौन से आइटम्स चाहिए, कौन कौन सी लाइंस चाहिए, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वो प्रिंट ठीक है करेगा। ठीक। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम, अब आते हैं हम बिल कंप्लीशन पे। ठीक है। संजय, हाँ जी। हेलो। संजय, इससे पहले ना मैं एक थोड़ा सा वो हो रहा था। जो हमारी बिल की लाइफ साइकिल है ना, ये हम्म जो दिख रही है ऊपर, बिल की लाइफ साइकिल में हमारा एक रीओपन भी स्टेट है। तो रीओपन का सिनेरियो थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था कि रीओपन के सिनेरियो क्या हो सकते हैं अपने पास। ओके, ये बिल सेगमेंट की लाइफ साइकिल है, बिल की नहीं ना। बिल की अच्छा है। हाँ, ये चीज भी पहले क्लियर कर देता हूँ। जो बिल की लाइफ साइकिल होती है, बिल की लाइफ साइकिल आपकी होती है या तो पेंडिंग या तो कंप्लीट। इसके अलावा बिल की कोई स्टेट नहीं होती है, या तो वो पेंडिंग में होगा या फिर वो कंप्लीट स्टेटस में होगा। चाहे वो कैंसिल्ड भी है, बिल कैंसिल नहीं होता है, बिल सेगमेंट कैंसिल होता है। ठीक है। तो बिल की अगर लाइफ साइकिल की बात करूं तो वो पेंडिंग और कंप्लीट बस यही होता है, लेकिन अगर बिल सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें फिर अलग अलग स्टेटस आते हैं कि वो पहले फ्रीजेबल स्टेट में है। ठीक है। वहां से आप उसको फ्रोजन कर सकते हो, फिर फ्रोजन से आप उसको कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप रीओपन भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आती हैं। तो लाइफ साइकिल एक बार दिखा देते हैं। ये बिल की लाइफ साइकिल यही है, पेंडिंग या फिर उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, या उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और कंप्लीट से वापस पेंडिंग में लाने के लिए संतोष, उसको हम कहते हैं रीओपन स्टेट। ठीक है। बेसिकली एक इन केसेस में हो सकता है, अगर मान लो आपने कोई बिल कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद क्या है, आप उसको रीबिल कर रहे हो। ठीक है। यानी कि वो बिल कहीं ना कहीं वो गलत बना हुआ है। तो जब उसको आप रीबिल कर रहे हो तो रीबिल इज नथिंग बट योर रीओपन स्टेट फॉर दैट बिल। ठीक है संतोष। संतोष, क्या किसी को आवाज नहीं आ रही है? संतोष को ही नहीं आ रही है? वैसे आ आ रही है रही है आवाज। सर। आ रही है। सं, संतोष। कोई जरूरी काम होगा। हाँ, हो सकता है। होल्ड पे है वो। अच्छा, होल्ड पे है। बिल सेगमेंट, ठीक है। ये बिल सेगमेंट की लाइफ साइकिल है, आ जाए तो यार फिर ठीक है। पता नहीं भाई कहाँ है।
अच्छा संजय, एक अभी एक एसक्यू से रिलेटेड पूछ लेता हूँ। जैसे अभी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि उस एसए पे एक नया एसक्यू टाइप का, और मतलब एक नई कोई कैलकुलेशन ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें एक नया एसक्यू बनाना पड़ेगा? सर जरूरी नहीं है, अगर आपके सिस्टम में पहले से उस टाइप की कोई एसक्यू बनी हुई है तो आप उसी को यूज कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई भी रीयूज नहीं हो सकता है तो आप हाँ, फिर उसके लिए नया बना सकते नया बना लिया। अब उसकी कहाँ कहाँ हम मैपिंग करेंगे? एक तो हम रेट शेड्यूल से मैपिंग करेंगे, और हो जी। उसको एसक्यू रूल में मैप करेंगे। रेट शेड्यूल से मैपिंग सर वही हुआ कि आपने अगर उसको रेट शेड्यूल में डाल दिया तो उसकी हम्म। मैपिंग हो गई। उसके बाद अच्छा, फिर हो आप गई। क्या करोगे कि उसके बेसिस पे अगर आपको कोई कैलकुलेशन करानी है तो वो फिर आप रेट कंपोनेंट में भी वो डिफाइन करोगे, तभी उस पे कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, मतलब तो जब रेट रेट्स शेड्यूल में तो। बताऊंगा तो आई थिंक वो आपको अच्छे से अच्छा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक काफी है, काफी चीजें समझ आ जाएंगी उससे। ठीक है, ठीक है। संतोष आ गए या नहीं आए? अभी तो होल्ड पे ही है वो। अरे मोबाइल पे फोन कर लो एक बार यार, मोबाइल पे मार दो रंगे एक बार। संतोष। अभी आ गया, हाँ। हाँ। संतोष, कहाँ भग गया? हेलो। अरे वो आ नहीं रहा था, या वो पता नहीं ना, अनम्यूट हो ही नहीं रहा था, मैं क्लिक कर रहा था बार बार। मैंने बाकी व्हाट्सएप हुआ। पे पिंग कर दिया था तुम्हें। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे थे संजय? वही। मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो तुम्हें बता रहा था जो तुम पूछ रहे थे। अरे यार वो ना फिर नेटवर्क का इशू आ गया था, उसमें आवाज ही नहीं आ चलो, रही। बिल की लाइफ साइकिल एक बार दिखा देता हूँ। ये है बिल की लाइफ साइकिल, जो पेंडिंग से सीधा कंप्लीट होता है। अब कंप्लीशन के बीच में जो है या तो पेंडिंग से तुम उसको डिलीट कर सकते हो, यानी कि वो एक गार्बेज है, हमारे लिए कुछ नहीं है। और या फिर पेंडिंग से उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब जब कंप्लीट स्टेटस से तुम उसको रीओपन करते हो, रीओपन का मतलब बेसिकली है कि जब तुम उसको रीबिल कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो वो रीओपन है तुम्हारे लिए। वही ओपन है, हम्म, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं बिल सेगमेंट की लाइफ साइकिल पे। ये बिल सेगमेंट की लाइफ साइकिल है। पहले बिल सेगमेंट जो है इनकम्प्लीट स्टेटस में होता है, लेकिन ये स्टेटस ना आपको कभी भी दिखेगा नहीं इनकम्प्लीट। आपको या तो कोई बिल सेगमेंट सीधा एरर में दिखेगा या फिर आपको फ्रीजेबल स्टेट में दिखेगा। अब दोनों में से आप क्या कर सकते हो, एरर में है या फ्रीजेबल में है, या तो उसका एरर जो है आप सही करके उसको वापस फ्रीजेबल में ला सकते हो, या फ्रीजेबल में आप फिर कुछ वापस से किसी एंटिटी पे कुछ चेंज करके वो वापस से भी एरर में जा सकता है। फ्रीजेबल है। अब एरर और फ्रीजेबल से आप जो है उसको डिलीट भी कर सकते हो सीधा सीधा। जब फ्रीजेबल स्टेटस में आ गया तो उसको आप फ्रोजन स्टेटस में डाल सकते हो, और फ्रोजन से आप उसको पेंडिंग कैंसिल डाल सकते हो, ठीक है। पेंडिंग कैंसिल से वापस फ्रोजन भी हो सकता है, या पेंडिंग कैंसिल से वो कैंसिल हो सकता है। ये चीजें हमने बीआर में करी भी हैं। जब बिल रिवीजन होता है तो वो फ्रोजन से पेंडिंग कैंसिल में जाता है, और जब नया वाला बिल रिवीजन कंप्लीट सॉरी जब नया वाला बिल कंप्लीट होता है तो ये पुराने वाला कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर मान लो बाय चांस आपका नया वाला जो है वो फ्रीज ना हो गए, वो प्रोसेस ही कैंसिल हो गया, जो बिल रिवीजन का प्रोसेस था वो कैंसिल हो गया, तो ये वापस पेंडिंग कैंसिल से चला जाता है फ्रोजन स्टेट में। तो ये लाइफ साइकिल है बिल सेगमेंट की। क्लियर है? हाँ संजय, ठीक है। ओके मैन, ओके। अब आते हैं हम बिल कंप्लीट। जब बिल कंप्लीट होता है तो क्या क्या चीजें चलती हैं, कैसे कैसे चलती हैं, वो एक बार बताते हैं।
क्या हो गया इसको? तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो बताया कि बिल सेगमेंट क्रिएट कैसे होता है, लेकिन जब भी कोई बिल कंप्लीट होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये वो सीक्वेंस है जिसमें चीजें चलती हैं। तो पहले तो मैं आपको मतलब नॉर्मली बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। पहले जो है सबसे पहले सर्विस एग्रीमेंट टाइप की प्री बिल कंप्लीशन एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूट होती हैं। फिर कस्टमर क्लास की प्री बिल कंप्लीशन एल्गोरिदम कॉल होती हैं। फिर उसकी ड्यू डेट क्रिएट कैलकुलेट होती है। फिर बनते हैं उसके बिल के रूट्स, ठीक है, राउटिंग उसके क्रिएट होती है। फिर ऐसे टाइप पे वापस से जाते हैं और उसका पोस्ट बिल कंप्लीशन एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूट होती है। फिर कस्टमर क्लास की बिल कंप्लीशन एल्गोरिदम चलती है। फिर बिल मैसेजेस आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं, कोई भी सोर्स हो उन सब सोर्स से हो जाती हैं। फिर आपकी पेमेंट एडजस्टमेंट्स या फिर कोई अगर करेक्शन नोट है, ठीक है, जो कि अभी फ्रोजन स्टेटस में तो है या फ्रीजेबल स्टेटस में तो है, लेकिन अभी वो किसी बिल से लिंक नहीं है, तो वो सारे यहाँ पे लिंक हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑटोमेटिक पेमेंट है तो वो क्रिएट हो जाती है, जो ऑटो पे वगैरह का जो अगर हमारा सीन है तो वो क्रिएट हो जाता है। फिर एलपीएससी डेट कैलकुलेट होती है, ठीक है, और उसके बाद द अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर रिव्यू। फिर एडीएम में वो अकाउंट जो है शेड्यूल हो जाता है रिव्यू के लिए,
और लास्ट जो है वो बिल हमारा उसका स्टेटस कंप्लीट में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाती हैं वो अब बताता हूँ। सबसे पहले इसी में जाना, इसी में ये जो इसकी ना ऐसे टाइप की जो प्री विल कंप्लीशन और पोस्ट विल कंप्लीशन एल्गोरिथम है, तो हाँ फिर जी, वैसे आप बताओगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों एल्गोरिथम। ओके। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो भी एसे टाइप होता है उस एसे टाइप की एल्गोरिथम्स में आता है सिस्टम। और यहाँ पे अगर कोई भी आपकी बिल एलिजिबिलिटी, ठीक है, सॉरी, जो प्री बिल कंप्लीशन जो है वो एल्गोरिथम कॉल होती है, ठीक है। प्री बिल कंप्लीशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका बिल कोई बनता है, ठीक है, और जब वो कंप्लीट होने के लिए जाता है तो कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, अगर वो आपको डिफाइन करनी हो प्री बिल कंप्लीशन में तो आप वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई बिल सेगमेंट क्रिएट हो गया, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आप ये चाहते हो कि उसकी कोई ना कोई एक टू डू एंट्री क्रिएट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको प्री बिल कंप्लीशन में डाल सकते हो कि कंप्लीट होने से पहले आपने अप्रूवल के लिए जो है एक डाल दिया कि इसको, इस बिल को हम अप्रूव कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आप प्री बिल कंप्लीशन में डाल सकते हो। तो ये प्री बिल कंप्लीशन की एल्गोरिथम कॉल होगी और एक टू डू एंट्री क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है सिस्टम, फिर आता है आपका कस्टमर क्लास पे। और कस्टमर क्लास की जो प्री बिल कंप्लीशन एल्गोरिथम्स होती हैं, यहाँ पे है नहीं कोई शायद प्री बिल, ठीक है, इस टाइप की भी प्री बिल कंप्लीशन चलती हैं। अब होगी डिफरेंस सर, क्या है, नीचे होगी प्री बिल। हाँ नीचे है, प्री बिल है, हाँ नीचे होगी, एक लगाई थी मैंने। हाँ एक है, ये रही। एडवांस पेमेंट में प्री बिल कंप्लीशन पे हमने चेक कर लिया। अब क्या है, हमने ये दो चीजें अलग अलग क्यों रखी, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एसे टाइप के बेसिस पे चलें, कुछ ऐसी चीजें हो सकते हैं जो कस्टमर क्लास के बेसिस पे चलें। इसलिए दो ऑप्शंस दिए हैं प्री बिल कंप्लीशन के, एसे टाइप पे और कस्टमर क्लास पे, ठीक है। तो पहले ये वाली कॉल होंगी, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चलेगा। फिर आगे ये क्या कहता है कि ड्यू डेट कैलकुलेट हो, ठीक है। तो ड्यू डेट जो है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि बिल की ड्यू डेट क्या होगी। तो या तो आप एक काम करो, यहाँ से आपने डिफाइन कर रखा है तो 15 दिन कैलकुलेट करके और कर देगा। लेकिन हमारे सिस्टम में वो जो क्या बोलते हैं हम, ये ड्यू डेट कैलकुलेशन का एक लॉजिक डिफाइन कर रखा है हमने कि ड्यू डेट किस हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो वो आई थिंक इसके अंडर है, सीएम अंडरस्कोर पीडीडी के अंदर, पीडीडी है या ये है, पीडीडी होगा शायद, वो ओवरराइड करने के लिए कुछ ऐसा बना रखा है पीडीडी में। ये कि किसी के लिए 14 दिन, किसी के लिए 7 दिन, इस तरह से बिल साइकिल के बेसिस पे हमने और मीटर टाइप के बेसिस पे कैलकुलेट करा रखा है। तो वो हमने ओवरराइड कर रखा है। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में क्या है, सिंपल आपका कस्टमर क्लास में जाके और जो भी आप यहाँ पे डेज टिल बिल ड्यू डेट यहाँ पे जो डिफाइन करोगे उसके बेसिस पे आपकी बिल कैलकुलेट जो ड्यू डेट होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद फिर क्या करता है, बिल के रूट्स क्रिएट होते हैं। बिल राउट्स क्या होते हैं कि बिल कैसे आपको भेजना है, कैसे आप उस बिल को सेंड करना चाहते हो। तो वो आपका आता है अकाउंट के पर्सन्स पे, बिल रूट टाइप डिफाइन होता है, बिल रूट वाया पोस्ट। अब इन बिल रूट्स में आपकी कुछ एल्गोरिदम्स डिफाइन होती हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं बिल राउट्स क्रिएट करने में। मतलब कि आपके उस पर्टिकुलर बिल फॉर्मेट के लिए, जैसे मान लो इसमें डिस्प्ले द बिल रिपोर्ट या क्रिएट बिल यूजिंग क्रिस्टल, तो इस तरह से इनकी कुछ एल्गोरिदम्स हैं, कुछ बैचेस हैं जो कि या तो आप इन बैचेस को एग्जीक्यूट करोगे तब बिल रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, या फिर आप जब भी ये एल्गोरिदम्स फायर होंगी तो बिल के राउट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली डिस्प्ले पर्पस के लिए ये है कि जो भी आपके अकाउंट पे बिल रूट टाइप होगा उसी के हिसाब से आपके बिल्स जो हैं वो रूट होंगे कंज्यूमर तक, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे वो डिस्प्ले बटन होता है, डिस्प्ले बटन पे आपने क्लिक करा तो आपका जो है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट ओपन होती है, उस पे जो भी लॉजिक है वो सब चलता है, तो वो यहीं से बिल राउट के बेसिस पे ही चलता है, ठीक है। जो एक बिल डिस्प्ले पे आपने एक लॉजिक डिफाइन कर रखा है कि अ, अगर मान लो आपका हाई बिल है तो हाई बिल के केस में वो क्या करेगा, आपको एक मैसेज दे देगा कि प्लीज कांटेक्ट योर एसडीओ ऑफिस,
इस तरह से करके एरर देता है। तो वो एरर जो है आपकी इसी एल्गोरिदम से आता है, ठीक है। तो जो डिस्प्ले वाला बटन जो है उस पे क्लिक करने पे आपके राउट्स जो हैं वो कॉल होते हैं। और वैसे ये तब भी कॉल हो जाते हैं जब आप बिल को कंप्लीट करते हो, तो रूट्स जो हैं आपके वो क्रिएट हो गए। उसके बाद वापस से वो एसए पे जाता है और इसकी जो बिल कंप्लीशन वाली एल्गोरिदम्स है, ठीक है, उनको उसको एग्जीक्यूट कराएगा। फिर आएगा कस्टमर क्लास पे। कस्टमर क्लास पे जो बिल कंप्लीशन और पोस्ट बिल कंप्लीशन एल्गोरिदम्स हैं इनको कैलकुलेट कराएगा। और फिर वो ये देखेगा कि जो तुम्हारी एलपीएससी कैलकुलेट डेट है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर कस्टमर क्लास विल बी एलिजिबल फॉर एलपीएससी और नॉट। इफ यस, then how much grace period we are providing to the consumers belonging to this customer class। इस पे हमारी एलपीएससी डेट कैलकुलेट हो जाती है। जब भी आप कोई अगर देखोगे कोई बिल, एक बिल ओपन कर लेते हैं, बिल सेगमेंट। जब ये बिल हुआ तो आपकी एक तो आई यहाँ पे ड्यू डेट। ये ड्यू डेट आपको पता चल गया कहाँ से कैलकुलेट हुआ। दूसरा फिर आती है एलपीएससी, एलपीएससी डेट। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक दिन का उसको ग्रेस पीरियड दे रखा है। तो 23 के बाद 24 यहाँ पे आ गई, जो आपने यहाँ पे कस्टमर क्लास में डिफाइन करा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या होगा, सब चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक चीज आती है वो आपकी आती है कि बिल मैसेजेस। और बिल मैसेजेस आपके कहाँ से उठ के आएंगे, तो बिल मैसेजेस जो हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं। या तो आप कस्टमर क्लास के बेसिस पे बिल मैसेज कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है, जो भी आपको उस बिल पे अटैच करने हैं, तो वो सारे बिल मैसेजेस आपके आ जाएंगे। या फिर जो है आप अकाउंट लेवल पे बिल मैसेजेस डाल दो यहाँ पे, ठीक है, वो मैसेजेस आपको दिखेंगे। या फिर आप रेट शेड्यूल में बिल मैसेजेस कॉन्फ़िगर कर दो, वो भी आपके आ जाएंगे बिल में। तो जितने भी ये इन टाइप के जो भी आप डिफाइन करोगे बिल मैसेजेस, वो सारे बिल मैसेजेस आपको दिखेंगे उस पे, अब जो भी बिल क्रिएट होगा उस पे, ठीक है। संजय, जी, क्वेश्चन था, बिल सेगमेंट में भी होते हैं क्या मैसेज? बिल सेगमेंट में, बिल सेगमेंट में, हाँ बिल सेगमेंट में तो आई थिंक नहीं, हाँ होते हैं बिल सेगमेंट में भी होते हैं। ये रहा ना बिल सेगमेंट के हाँ, मैसेजेस। तो ये भी इस पे ही आ जाएंगे ना, बिल पे प्रिंट होके? हाँ हाँ, बिल सेगमेंट टाइप के जो भी होंगे वो भी इसी पे आ जाएंगे, ठीक। ठीक है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं बिल मैसेजेस के, ठीक है। उसके बाद के मैसेज होते हैं बिल सेगमेंट के संजय? क्या सर? किस तरह के मैसेजेस होते हैं ये बिल सेगमेंट के? सर आप किसी भी तरह के मैसेजेस डाल सकते हो उस पे, किसी भी टाइप के, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप इन पे बिल मैसेजेस में डाल सकते हो कि प्लीज पे योर डेप्ट विद इन द जो भी आपकी ड्यू डेट है, इस तरह का आपने मैसेज डाल दिया। या कोई कस्टमर क्लास है स्पेसिफिक, उस पे आपको अगर मान लो किसी टाइप की वो कोई बिल मैसेज देना है, जैसे कि मान लो आप कोई एक कैंपेन शुरू करने वाले हो जिसमें आप कोई रिबेट देने वाले हो, तो आप क्या करोगे, बेसिकली वो बिल मैसेज जो है इस बिल के साथ में अटैच कर दोगे, ठीक है। तो आपने जो मैसेज यहाँ पे डाला, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक बिल मैसेज में एक मैसेज टाइप डालूंगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल दूंगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में मैं ये अपनी कैंपेनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर चीजें यूज हो नहीं रही हैं, वरना प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मान लो ओटीएस अब शुरू होने वाला है, ठीक है, वो जिन जिन कस्टमर क्लास के लिए शुरू होने वाला है, आप क्या करो उन कस्टमर क्लास पे ये बिल मैसेजेस डाल दो, ठीक है। और अपने बिल प्रिंट में ये चीज हैंडल करा दो कि बिल प्रिंट जब होगा तो अगर ये कोई मैसेज आ रहा हो तो वो बिल प्रिंट में भी जाए। तो जैसे ही वो उनके पास बिल प्रिंट में जाएगा तो वो वाली चीज जो है आप टेम्पलेट में ना डाल के वो कस्टमर क्लास के बेसिस पे आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। या फिर आप अकाउंट लेवल पे मान लो कोई बिल मैसेज डिफाइन करना चाहते हो, आपने क्या किया कि
कोई ऐसी आपने पर्टिकुलर इस अकाउंट के लिए एक मैसेज डाल दिया कि भाई ये जो मैसेज है ये नेक्स्ट बिल जब भी प्रिंट होगा तो उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, जैसे सैंक्शन नोट मान लिया आपने बढ़ा दिया और आपने वो कंज्यूमर को मैसेज भेजना है या कुछ भी भेजना है कि हमने फोर्सफुली इसको बढ़ाया है या एज पर इंस्ट्रक्शन मैंने ये चीज करी है, तो आप वो भी बिल आने मैसेज वाले में डाल टाइम में हम सकते हो। करने वाले हैं। हाँ, ताकि नेक्स्ट बिल जब भी जाए तो उसमें ये मैसेजेस उनको कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों की मतलब इन सब सोर्सेस से अगर आपको वो कस्टमर क्लास बेसिस पे करना है, बिल सेगमेंट टाइप के बेसिस पे करना है, अकाउंट के बेसिस पे करना है, तो आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो बिल मैसेजेस। या फिर आपको रेट शेड्यूल टाइप पे डिफाइन करना है तो वो आप कर सकते हो। विरल सर, ये सीसीबी सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन भी है। हाँ यार, हाँ, ये मेरे और इसका सही आंसर हमने ढूंढा था। पंकज सर ये भी बताओ। हाँ बताएगा। गलत मिला था। हाँ, जो हमें गलत मिला था हमने सही ढूंढा था। वही है। ठीक है, अच्छा, ये चीज होने के बाद जब बिल मैसेजेस आ गए तो उसके बाद क्या होता है, पेमेंट एडजस्टमेंट या कोई करेक्शन नोट अगर है जो कि किसी बिल में स्वाइप नहीं हुआ है, क्योंकि देखो अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अब मेरे को याद दिला देना, ये कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। जो पेमेंट एडजस्टमेंट और करेक्शन नोट होता है उन सब के लिए एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनती है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी कोई भी ऐसी डेबिट या क्रेडिट की एंट्री होती है, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एंट्री होती है जो हमारे अकाउंट के डेब्ट को अफेक्ट करे, दैट इज आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी 6 तरीके से बनती है: पेमेंट, पेमेंट सेगमेंट, बिल सेगमेंट या फिर आपकी एडजस्टमेंट। इन तीनों के क्रिएशन या इन तीनों के कैंसिलेशन पे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है। ठीक है, तो जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बिल आईडी स्वाइप नहीं हुई है उन सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उठा के लाते हैं, सिस्टम लाता है और इस बिल के साथ उसको अटैच कर देता है। ठीक है, यानी कि इस बिल में उनको लिंक करा देता है। उसके बाद क्या होता है, आपको अगर कोई किसी भी अकाउंट पे ऑटो पे का अगर कोई बना हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिक पेमेंट का कोई डिफाइन है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप आपका जो ऑटोमेटिक पेमेंट है वो क्या बोलते हैं, वो ट्रिगर होती है और ट्रिगर होने के बाद आपकी वो पेमेंट जो है सिस्टम में आ जाती है। उसके बाद आप बिल को कंप्लीट करते हो, क्योंकि जब मैंने एक बार और बताया था कि हम पीयूपीएल बैच को पहले क्यों चलाते हैं और बाद में हम बिल को कंप्लीट क्यों करते हैं, बिलिंग बैच बाद में क्यों चलाते हैं, तो वो यहाँ भी वो चीज यूज होती है कि अगर ऑटो पे है तो उसको आप पहले कलेक्ट कर लो, उसके बाद आप बिल को बनाओ। उसके बाद फिर एलपीएससी डेट कैलकुलेट हो गई, उसके बाद फिर अकाउंट डेप्ट मॉनिटर में ये पूरा रिव्यू के लिए चला गया, यानी कि अकाउंट डेप्ट में ये सारी चीजें चली गई कि हमने कब तक का उसको टाइम दिया पेमेंट का। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब अकाउंट डेप्ट मॉनिटर चले, जो बैच है हमारा, याद है ना किस लिए था वो बैच हमारा, कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जब भी वो बैच चले तो इस अकाउंट के शेड्यूल को भी चेक कर ले, और अगर वो पास हो चुका है, अगर वो आगे उसका टाइम जो है ओवर हो चुका है, जो इसका क्या बोलते हैं, ड्यू डेट जो है अगर वो क्रॉस हो चुकी है, तो उस टाइम पे वो क्या करे, उस अकाउंट के लिए एक इवेंट को ट्रिगर कर दे। ठीक है, उसके बाद फिर जाके ये बिल कंप्लीट होता है। तो इतनी लंबी कहानी होती है एक बिल के बनने और एक बिल के कंप्लीट होने में। क्लियर है? संजय, इसमें जो ऑटो ऑटो पे वाला है, ये ऑटो पे में जैसे मतलब जैसे हमने यहाँ से रिक्वेस्ट ट्रिगर हुई कि मतलब इस कंज्यूमर की पहले पेमेंट आनी है फिर बिल कंप्लीट होगा, इन केस अगर वो पेमेंट नहीं आती है, मतलब कुछ फेलियर हो जाता है, तो फिर वो बिल पेंडिंग स्टेट में ही रहेगा? नहीं सर, यहाँ हम सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, ऑटो पे क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ऑटो पे क्रिएट कर मतलब हाँ, बैंक को पेमेंट का उसको वेट नहीं करेंगे हम अच्छा, सिर्फ एक ऑटो पे ट्रिगर करा देंगे कि इसकी पेमेंट आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो अकाउंट पे बैलेंस है उसमें तो हम कुछ चेंज नहीं करते ना, बस नहीं खाली नहीं, एक बिल्कुल नहीं, हाँ, एक इवेंट ट्रिगर करवा देते हैं बस कि बस इसकी बस बस बस, सिंपल।
ऑटो पे क्रिएट जो हो रहा है वो मतलब किस तरह से हो रहा है, मतलब कंज्यूमर की बिना कंसेंट के होता है, किस तरह से करके होता है नहीं ये? सर, देखो ऑटो पे होता है सबसे पहले तो कंज्यूमर से हम जब कंज्यूमर एग्री होता है, वो अपने डिटेल्स देता है, तभी हम ऑटो पे उसका एक्टिवेट करते हैं। अब मान लो किसी अकाउंट पे अगर ऑटो पे जो है वो एक्टिव है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस ऑटो पे को जो भी ट्रांजैक्शन जो होनी है उसके लिए इंटीमेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली उसमें जो ऑटो पे में जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, उस अमाउंट को हम बता रहे हैं कि भाई इतना अमाउंट तुम्हें अब लेना है ऑटो पे के थ्रू। ऐसा कुछ नहीं है हम एपीआई के थ्रू उसकी जो बैंक या जो भी बैंकर्स है उनसे हम इंटीग्रेट करके वो पैसा लेके आते हैं, ऐसा नहीं है ऑटो पे में? ऑटो पे में वही है सर, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसको ट्रिगर कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं सर, वो इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं बस खाली यहाँ पे। इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं बस हम यहाँ पे। पेमेंट तो सर बाद में आएगी, मतलब वो ऑटो पे आती वाला रहेगी। जो चलता है वो वैसे ही चलता है कि आपने जो क्रेडिट कार्ड या जो डेबिट कार्ड या जो भी बैंक डिटेल सेव कर रखी है, उन उन्हीं कार्ड या उन्हीं अकाउंट से आपका क्या होता है कि जो अमाउंट है वो डेबिट होता है, ठीक है, सॉरी क्रेडिट होता है उनसे, ऐसे ठीक है। स्टैंड इंस्ट्रक्शंस है जो चली गई इस समय, और ड्यू डेट के टाइम पे वो जो एग्जीक्यूशन हो जाता है और पेमेंट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। ठीक है। संजय, ये बिल मैसेजेस जो हैं हमारे सारे, हाँ जी। तो क्या ये ओवरराइड्स होते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट ये बिल पे प्रिंट होते हैं, या कराना पड़ता है उनको हमें? अगर हमें सारी अगर एंटिटीज पे हमने अगर देखो, कोई भी बिल मैसेज अगर इट print किया टोटली हुआ डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग किस तरह से उसको कर रहे हो। अगर आपको ओवरराइड कराना है तो आप ओवरराइड भी करा सकते हो, ठीक है। अगर आप ओवरराइड नहीं कराना चाहते तो आप सारे मैसेजेस को प्रिंट भी करा सकते हो, तो टोटली डिपेंड करता है आपके इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है। ठीक है। ओवरराइड से क्या मतलब यहाँ पे संजय समझा नहीं। ओवरराइड से मतलब ये है सर कि देखो, अगर मान लो आपके क्या हुआ कि पहले जो है ऐसे टाइप पे वो जाता है, ऐसे टाइप पे अगर मान लो पहले वो ऐसे टाइप पे गया और उसने जो भी उसके बिल मैसेजेस हैं वो सारे उठ के आ गए, ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ कि सॉरी ऐसे टाइप बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप पे नहीं होता है। अगर मान लो कस्टमर। अकाउंट लेवल पे आपने इस चीज को कर दिया, ठीक है। हम्म। फिर कस्टमर क्लास की अगर मान लो आपको ओवरराइड कराना है, यानी कि अगर मान लो आपने कोई बिल मैसेज इस वजह से डाला था कि उसने पेमेंट नहीं करी थी, लेकिन हम्म। जब आपने ये देखा बिल बनने के टाइम पे कि इसकी तो पेमेंट हो चुकी है, तो हम्म। आपको क्या करना है, वो जो मैसेज आपको जो डाला था आपने उसको ओवरराइड करना है, ठीक है। ठीक। यानी कि या तो उसको आपको चेंज करना है या उसको हटाना है, हम्म। तो वो चीज भी आप कर सकते हो, ठीक। ठीक है। तो ये क्या है? अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर रिव्यू बाय द एडीएम। सर जो अकाउंट डेप्ट मॉनिटर हमारा बैच है, ओके ओके ओके। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारी ड्यू डेट प्लस जो हमारा ग्रेस पीरियड है, यानी कि जो हम एलपीएससी ग्रेस पीरियड हम डाल रहे हैं, उतना वो इंफॉर्मेशन एडीएम के लिए शेड्यूल हो जाती है, ठीक है। ताकि जब एडीएम बैच चले, जब उसको शेड्यूल जब वो चेक करना शुरू करे तो उसको वहीं पे डिटेल्स मिल जाए कि इस अकाउंट की ये शेड्यूल डेट है, और इस डेट तक अगर उसकी पेमेंट नहीं आई तो आपको जो है एक इवेंट ट्रिगर उसका करा देना है, इसको मार्क कर देना है कलेक्शन के लिए। अभी अभी हो रहा है संजय? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है सर। हाँ, नहीं हो रहा ना। हाँ, ठीक है सर। हम्म। तो दिस इज ऑल अबाउट बिल जनरेशन एंड बिल कंप्लीशन, ठीक है। एफटीज वही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारे अकाउंट के डेप्ट को अफेक्ट करे, दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। We are having only 6 type of financial transaction. One is our payment, another one is adjustment, and last one is bill. इन तीनों का क्रिएशन या फिर इनका कैंसलेशन अगर होता है तो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है। अगर आप एफटी टाइप फ्लैग देखोगे तो एफटी टाइप फ्लैग में आपको दिखेगा बीएस, एडी, पीएस, पीएक्स, बीएक्स और एएक्स। यानी कि जो एक्स वाला है वो कैंसलेशन के लिए है और जो एस वाला है वो सेगमेंट के लिए।
तो ये 6 टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्लैग होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमारी पूरी जो अकाउंट की डेप्ट है वो सारा कंट्रोल होता है इनसे। ठीक है, संजय एफटी पे और डिटेल से चले थोड़ा सा अगर है तो। और कितना डिटेल में जाना है बताओ, क्या भाई उसके पूछना है ये स्विचेस, बोलो। उसके स्विचेस बता देना कि उसके स्विच कैसे वर्क करते हैं और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग है ना उनका क्या मतलब होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मार ही डालोगे बिल्कुल है। संतोष, हाँ जी सर। सब सही है? हाँ बिल्कुल सही है। लग नहीं रहा सर मुझे। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ भाई। हाँ नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं है पक्का? कहाँ पे हो अभी, बनारस? जी जी बना। बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है तुम्हें है। भाई कहाँ पे है, फुर्सत मिले उससे तब तक। ठीक है लेकिन हो जाता है। चलो ठीक है, एक अच्छी बात ये है कि कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं, बाकी लोगों के पास आंसर मिलते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। कम ही लोग हाँ हाँ क्वेश्चंस करते जी 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 जी। यार इसमें कुछ ऐसे फ्लैग्स हैं जो मेरे को खुद भी देखने पड़ेंगे, तो बस 2 मिनट दे दो मेरे को, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा मेरे को, 2 मिनट दे दो बस। चलो जितना है उतना शुरू करते हैं, उसके बाद अगर कुछ आया तो फिर यहाँ से देख लेंगे। देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ये बिल सेगमेंट की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप लिख के आ जाता है कि ये किसके लिए है, बिल सेगमेंट के लिए है, बिल सेगमेंट कैंसिलेशन के लिए है, एडजस्टमेंट के लिए है, एडजस्टमेंट कैंसिलेशन के लिए है, पेमेंट सेगमेंट के लिए है, पेमेंट सेगमेंट कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद आती है उस पर्टिकुलर एसएआईडी आती है जिसके रेस्पेक्ट में ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रिएट हुई है। फिर आता है उसकी बिल आईडी जिस बिल में वो स्वाइप हुई है। देन आती है सिबलिंग आईडी और पेरेंट आईडी। अब ये सिबलिंग आईडी और पेरेंट आईडी क्या होती है? इन केस ऑफ बिल सेगमेंट एंड पेमेंट सेगमेंट, सिबलिंग आईडी जो होती है वो होती है पेमेंट सेगमेंट आईडी या फिर बिल सेगमेंट आईडी, और पेरेंट आईडी होती है बिल आईडी और या फिर उसकी पेमेंट आईडी। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो एफटी है वो अगर मान लो आपकी बिल सेगमेंट है, तो इस बिल सेगमेंट में ये बिल सेगमेंट आईडी है और ये उसकी बिल आईडी है। अगर ये पेमेंट सेगमेंट होता तो यहाँ पे पेमेंट सेगमेंट आईडी आती, यहाँ पे पेमेंट आईडी आती। अगर ये एडजस्टमेंट होती तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आईडी आती, यहाँ पे एडजस्टमेंट टाइप आता। ठीक है, तो पेरेंट आईडी एडजस्टमेंट टाइप होता है, पेरेंट आईडी पेमेंट आईडी होती है, पेरेंट आईडी बिल आईडी होती है। ठीक है, ये उसका क्रिएशन डेट है जब वो क्रिएट। संजय लेकिन एडजस्टमेंट टाइप न्यूमेरिक होगा? सर न्यूमेरिक जरूरी नहीं है ना कि आपका जो पेरेंट आईडी है वो न्यूमेरिक हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं टेबल आपको दिखाऊं, ये देखो सर, पेरेंट आईडी इज योर ट्रांसफर एडजस्टमेंट टाइप, एलपीएससी एडजस्टमेंट टाइप, एलपीसी एडजस्टमेंट टाइप, आरवी आरएस एलएलपीसी टाइप, ये सब।
हाँ मतलब ये अल्फाबेट होगा कुछ ना कुछ वहां पर। हाँ जी, मतलब ठीक। नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेट। हाँ, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें वेर क्या टाइप होगा ये, ठीक है। हम्म। पेरेंट आईडी, पेरेंट आईडी क्या टाइप है, 12 डिजिट मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ये, कुछ भी, हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो है क्रिएशन डेट, जिस दिन वो क्रिएट हुई है। अकाउंटिंग डेट, अगर आपका शोन बिल है, शोन बिल का होता है या अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब बेसिकली वही है कि कब उसको आपने उस बिल में इंक्लूड करा है वो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कोई एडजस्टमेंट जो है क्रिएट तो कर दिया आपने पहले ही, लेकिन उसको अभी तक आपने अकाउंट नहीं करा है किसी बिल में, तो उस केस में जो क्रिएशन डेट है और जो अकाउंटिंग डेट है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। सीएएस डिवीजन में आपका ये डिस्कॉम आ जाएगा। मतलब और ये जीएल, अकाउंटिंग डेट बिल जनरेशन डेट के इक्वल होगी फिर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जीएल डिवीजन जो आएगा उसमें ये आपका डिपेंड होता है, अ, अगर बिल सेगमेंट है तो आप उसमें डिफाइन कहाँ पे करें, बिल सेगमेंट टाइप में जीएल कोड डिफाइन करते हैं हम कहीं पे, डिस्ट्रीब्यूशन कोड और जीएल। सर्विस ऐसे टाइप से, ऐसे टाइप से उठा लो, हाँ। ऐसे टाइप में हम डिफाइन करते हैं जीएल कोड। ये रहा जीएल डिवीजन, यहाँ से आपका आता है ये, यहाँ से आपका जीएल डिवीजन आ गया। अब है शोन बिल, कि क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको बिल पे शो करनी है या नहीं करनी है। न्यू चार्जेस, यार ये देख लेते हैं, ये फ्लैग बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इंडिकेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चार्ज only start aging when FT is swiped onto the next bill produced for the account. If you turn this switch off, you must enter the date the FT starts aging in arrear date. Okay. तो अगर मान लो हम कोई न्यू चार्जेस अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हम लोग अरियर डेट देने की, अरियर डेट हम देते ही देते हैं, ठीक है। बेसिकली अरियर डेट से ही हमारी किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एजिंग शुरू होती है, ठीक है। जब भी आप बिल सेगमेंट अगर देखोगे, कोई भी बिल सेगमेंट अगर बनता है तो उसकी जो अरियर डेट आती है वो हमेशा आती है आपकी ड्यू डेट, 7 दिन बाद या 15 दिन बाद की। जैसे इसी में देख लो, बिल सेगमेंट आपका 10 तारीख को बना, लेकिन इसकी जो अरियर डेट है वो 17/6/2019 से शुरू हुआ, क्योंकि जब एलपीएससी जब कैलकुलेट होती है तो वो आपके अरियर डेट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है, मतलब एजिंग के बेसिस पे कैलकुलेट, ठीक है। अगर मान लो आप सर्विस एग्रीमेंट पे कभी देखोगे, किसी का रिसेंट अगर बिल बना होगा, तो वो आपको एजिंग में ना कभी कभी ये भी दिखाता है 6 डेज फ्यूचर, 4 डेज फ्यूचर, देखा होगा, हाँ देखा है इसमें। देखा है ना। तो वो अरियर डेट के बेसिस पे ही उसकी एजिंग कैलकुलेट होती है, ठीक है। नोट इन अरियर, अगर आपको कोई भी चार्जेस अरियर में इंक्लूड नहीं करना है तब, अगर वो करेक्शन टाइप का है, मतलब अगर मान लो बिल सेगमेंट कैंसिल हुआ है और वो करेक्ट हुआ है, ठीक है, जो हमारे करेक्शन नोट क्रिएट होते हैं, इस टाइप की चीजें क्रिएट होते हैं तो करेक्शन में आ जाता है। रिडंडेंट, रिडंडेंट आपका आपने पढ़ा भी होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस डाल दिया है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, तो वो आपने रिडंडेंट एफटी टाइप डाल दी। उसके बाद है एक ट्रांसफर्ड आउट और एक है मैच इवेंट आईडी।
इसमें क्या होता है ना, ट्रांसफर्ड आउट मतलब आपको दूसरे सिस्टम पे, दूसरा कोई थर्ड पार्टी सिस्टम है उसके साथ इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये डिटेल आपको शेयर करनी है, तो आप क्या करोगे, इस फ्लैग को वाई करोगे कि ट्रांसफर्ड आउट, यानी कि आपने इसको ट्रांसफर कर दिया उधर तक, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल आपने शेयर कर दी। ठीक है, फिर मैच इवेंट आईडी होती है। मैच इवेंट आईडी का मेरे को वैसे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैच इवेंट आईडी ना बेसिकली हमारा होता है थर्ड पार्टी सिस्टम के लिए ही। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम मैच कराते हैं इवेंट्स को कि हमारे यहाँ पे जो बिल सेगमेंट बना है और जो उधर बना है क्या वो क्रिएटेड है, लेकिन उसके लिए हमें मैच इवेंट बनाने पड़ते हैं, उनकी आईडीज को मैप कराना पड़ता है, तो ये हमने यूज कहीं कर नहीं रखा मैच इवेंट। उसके बाद फिर आते हैं फ्रोजन, कि वो फ्रोजन स्टेट में है या नहीं है। तो ये फ्लैग वाई, वाई मतलब ये स्विच ऑन होगा तो फ्रोजन स्टेटस में है। कब वो फ्रीज हुआ है, वो डेट टाइम किसने उसको फ्रीज करा है, और ये डेट मैंने बता ही दिया। उसके बाद करंट अमाउंट और पे ऑफ अमाउंट, ये आपका आता है बिल सेगमेंट टाइप से, जो आपने ऐसे टाइप पे डिफाइन किया हुआ है कि पे ऑफ बैलेंस करंट बैलेंस बराबर होंगे नहीं होंगे, वो सब चीजें। उसके बाद करेंसी कोड आ जाता है कि वो इंडियन रुपी होगा या फिर आपने डॉलर यूज करा है, जो भी यूज करा है वो सब। और जीएल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटस, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कोड्स आपके जनरेटेड हैं तो यहाँ पे जनरेटेड आ जाएगा। बाद शेड्यूल डेट यानी कि वही आपकी अकाउंटिंग डेट, और जीएल की एक्सट्रैक्ट डेट। अगर मान लो आपने जीएल जो है सिर्फ क्रिएट करके छोड़ दिए, लेकिन उनको क्योंकि हमारा जीएल क्रिएशन का भी ना एक बैच होता है जो कि जीएल क्रिएट करता है, जनरल लेजर जो है क्रिएट करता है। तो अगर आपने उस तरह से बैच के थ्रू चीजें कराई हैं तो यहाँ पे जीएल एक्सट्रैक्ट डेट आती है। ठीक है, अगर मान लो इसमें आपने क्या कर दिया कि अगर मान लो आपके जीएल ये क्रिएट हो गया है, ठीक है, ये सारी चीजें क्रिएट हो गई, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके किसी और को भेजना है, तो किस डेट पे वो एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो जीएल के ना अपने बैचेस होते हैं कुछ, जीएल असाइन करके है और जीएल अपलोड करके है, कुछ इस तरह से डाउनलोड फेचिंग का भी कुछ है। तो उस तरह से जीएल के बैचेस हैं, और उसमें एक्सट्रैक्ट डेट आप डाल दोगे जिस दिन आपने इस जीएल को एक्सट्रैक्ट करा होगा, मतलब बेसिकली इस एफटी को आपने एक्सट्रैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन भेजी होगी, तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। ये चीजें होती हैं। संतोष, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो भाई वो पढ़ लेना फिर तुम। ठीक है, जो भी इनके बारे में पढ़ा फ्लैग्स थे। हाँ, पढ़ा था थोड़ा बहुत, इसलिए में कंफ्यूजन था। अच्छा, मैं ये कर रहा था, अगर हमने रिडंडेंट अगर मार्क कर दिया है किसी एफटी को, समझे, तो क्या वो डैशबोर्ड में दिखेगी, उसका कैलकुलेशन डैशबोर्ड में दिखेगा? नहीं नहीं दिखना चाहिए। नहीं, रिडंडेंट है ना भाई वो। देखो डिजिटल में भी पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, रिडंडेंट पेयर जो हमारे होते थे उसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि तुमने उसको बार बार यूज करके वो चीज बनाई है, तो बस जस्ट फॉर वो इंफॉर्मेशन के लिए है, वो एडिशनल है तुम्हारे लिए, तो वो रिडंडेंट उसी तरह हुआ ही। ठीक है, और नॉट इन अरियर अगर मार्क कर दिया है हमने उसको, तो तो भी वो वो अरियर क्या में कैलकुलेट नहीं होगा, फिर आपकी अरियर डेट ही नहीं आएगी यहाँ पे कुछ। अच्छा, ओके, अरियर डेट नहीं आएगी तो वो फिर कैलकुलेट ही नहीं होगा हाँ, वो। इफेक्ट नहीं दिखेगा उसका कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कोड जो हम क्रिएट करते हैं, ये लगभग क्या कैंसिल लाइंस के अकॉर्डिंग होता है क्या संजय ये? हाँ, ये कैलकुलेशन लाइंस के अकॉर्डिंग होता है। ये संजय कहाँ क्रिएट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन क्या? डिस्ट्रीब्यूशन कोड? ये रेट्स में बताऊंगा सर। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है संजय, अभी के लिए। ओके। और और कुछ? अच्छा, बिल्ड टाइप बता दूं या अभी खत्म करें? ज्यादा हो जाएगा, बस आज के लिए बहुत है। हाँ, इतना ही रोक दी। ज्यादा हो जाए। रोक दिया जाए। ओके। और उतना कुछ पूछना है भाई किसी को, कोई डाउट है? पढ़ने और कुछ हाँ जी। वैसे पढ़ तो ले। अभी यार आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओके, ये बोल रहा है वो कुछ पढ़ लेगा पहले, उसके बाद पूछेगा। मतलब पढ़ो समझ पढ़ो में तो यार। आया ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे सही है, फिर हम आपसे पूछेंगे कुछ और क्वेरी होगी तो कुछ।
जी 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 बिल्कुल। संजय वो डॉक्यूमेंट मिला क्या हमारा पावर लूम वाला? सर वो मिला नहीं, मैंने देखा सिस्टम में कहीं पे हुआ तो मैं देख लूंगा, क्योंकि हाँ मेल्स क्योंकि पे तो नहीं दिखा। उसके वो जरूरी है, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना हमें ना। हाँ जी हाँ जी। चलो देखो। और कुछ यार, पढ़ भी रहे हो तुम लोग या नहीं पढ़ रहे हो?